हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लिटरेचर स्केच में। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 ब्रिटिश लिटरेचर का। इससे पहले हम दो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिनके नाम थे एंग्लो नॉर्मन पीरियड और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर हम उन वीडियो की बात करें तो हमने पढ़ा था पहले, हमने सबसे पहले पढ़ा था एंग्लो सेक्सन पीरियड। इसी को हम ओल्ड इंग्लिश भी बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड था 450 से 1066। फिर उसके बाद था मिडिल इंग्लिश पीरियड। जो ये एक पीरियड है ना, ये जैसे फर्स्ट ये था ओल्ड इंग्लिश पीरियड, इसके अंदर एंग्लो सेक्सन पीरियड आता है। फिर मिडिल इंग्लिश पीरियड आएगा, तो ये इसका टाइम पीरियड है 1066 से 1500 तक। इसको हम तीन सेक्शन में डिवाइड करके देखेंगे। तीन सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो पहला सेक्शन होगा एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो हम पढ़ चुके हैं, जिसका टाइम पीरियड था 1066 से 1340 तक। फिर उसके बाद एज ऑफ चौसर, जो आज हमारा लेक्चर है, इसका टाइम पीरियड है 1340 से 1400 तक। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मिडिल इंग्लिश रिवाइवल, जिसका टाइम पीरियड है 1400 से 1500। जिससे अगर हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया मिडिल इंग्लिश रिवाइवल, तो ओल्ड इंग्लिश भी पूरा हो जाएगा और मिडिल इंग्लिश पीरियड भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा ना, वो न्यू इंग्लिश और रेनेसांस चालू होगा। तो ये चारों पीरियड मतलब कि जो मिडिल इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश के अंदर आते हैं। तो हम आज मिडिल इंग्लिश के अंदर एंग्लो एज ऑफ चौसर पढ़ेंगे, एंग्लो नॉर्मन पीरियड और एंग्लो सेक्सन पीरियड। ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। एज ऑफ चौसर, ये जो एज है ना, ये इसके राइटर के ऊपर ही नाम पड़ा हुआ है, एज ऑफ चौसर। ये चौसर है ना, जोफ्री चौसर है इसका पूरा नाम। ये बहुत ही फेमस राइटर था, इसी को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोला जाता है। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1340 से 1400 तक। लगभग 60 सालों की ये एज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। अगर हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो जो मेन मेन इवेंट है ना, जो एज ऑफ चौसर के टाइम पे हुए, तो उनमें सबसे मेजर इवेंट है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ मतलब कि जो अभी कोरोना चला था ना, ऐसा ही एक ब्लैक डेथ होती थी जो ये यूरोप में बहुत बार आई। और इसकी वजह से वहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन खत्म हो गई। जैसे कि इंग्लैंड के अंदर ही 1/3 पॉपुलेशन, मतलब एक तिहाई पॉपुलेशन खत्म हो गई थी, मर गई थी। ये किसकी वजह से होता है? ये बैक्टीरियम यर्सेनिया पेस्टी, ये वाइल्ड रोडेंट मतलब कि जो जंगली वो होते हैं ना, चूहे, जंगली चूहे जो जमीन के अंदर घर बनाते हैं, वहीं रहते हैं। उनकी वजह से उनके अंदर ये एक बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी आती है, जिसकी वजह से ये इंसानों में फैल के इंसानों को मार देती है। तो ये बहुत बड़ा पेंडेमिक था। इसकी वजह से आधी यूरोप की पॉपुलेशन खत्म हो गई थी और 1/3 इंग्लैंड की पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। इंग्लैंड की पॉपुलेशन कम क्यों खत्म हुई थी? क्योंकि इंग्लैंड अलग से एक आइलैंड है और यूरोप पूरा एक जुड़ा हुआ है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, इंग्लैंड में कम स्प्रेड हुआ। तो इसकी वजह से लोगों की कमी हो गई और ये फ्यूडल सिस्टम कमजोर हो गया। लोगों की कमी हो गई। अगर वर्किंग क्लास जो होती है ना, जो गांव में काम करती है, सिर्फ वही बची है। सिटी में जो काम करते हैं, सिटी में ज़्यादा लोग रहते हैं तो ज़्यादा लोग मरे। तो इसकी वजह से वहाँ जो वर्किंग क्लास होती है ना, वो पूरी पूरी तबाह हो जाती है। तो फ्यूडल सिस्टम भी यहाँ आके कमजोर होने लग जाता है। तो ब्लैक डेथ से ये हुआ। फिर सेकंड मेजर इवेंट था द 100 ईयर वॉर। ये 100 ईयर वॉर कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। और इसका टाइम पीरियड था 1337 से 1453। ये 100 से ज़्यादा है और इसको 100 ईयर वॉर बोला जाता है। और ये किसके बीच में लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ये याद रखना। और इसका सबसे ज़्यादा मेजर इवेंट है द पीजेंट रिवोल्ट। ये यहाँ से रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड के अंदर, 1381 में यह हुआ था। और इसके अंदर एक किसान था, वेट टाइलर। वेट टाइलर नाम का किसान था। उसने क्या किया था कि जो मतलब टैक्स देते ना, तो उसके अंदर ऊपर एक टैक्स मांगते थे, मतलब कि लोगों के ऊपर से एक टैक्स लेते थे कि जो भी 14 साल से ऊपर का रहेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो उस टैक्स को भरना नहीं भरने के लिए इन लोगों ने रिवोल्ट किया था। तो इसका नाम रखा था पीजेंट। पीजेंट यानी किसान ही होता है। तो ये रिवोल्ट हुआ था 1381 के अंदर। फिर आएगा द लोलार्ड मूवमेंट। ये 1370 से 1390 के बीच हुआ था। ये जॉन वाइक्लिफ, इसको जॉन वाइक्लिफ जो है ना, बहुत फेमस राइटर है। इन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया था और उसके बाद इन्हें मार दिया गया था, ऐसा कुछ हुआ था। तो इन्होंने किया था जॉन वाइक्लिफ ने लो लार्ड मूवमेंट, ये याद रखना आप। और ये रिलीजियस मूवमेंट था, मतलब इसको याद रखना कि ये रिलीजियस मूवमेंट था। फिर उसके बाद द राइज ऑफ मिडिल इंग्लिश।
द राइज ऑफ मिडिल इंग्लिश, मतलब कि जो ओल्ड इंग्लिश था, जैसे बियोवुल्फ जो मैन्युस्क्रिप्ट थी ना, बियोवुल्फ जो वर्क लिखा गया था वो ओल्ड इंग्लिश के लिए अंदर लिखा गया था। फिर उसके बाद द मिडिल इंग्लिश आई। मिडिल इंग्लिश किस लिए आई? क्योंकि यहाँ पे जो एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड चला था ना, तो उसके अंदर जो नॉर्मन से लोग आए थे फ्रेंच, उन्होंने आकर इंग्लैंड पे कब्जा कर लिया और यहाँ आकर बस गए, तो वो अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज लेकर आए थे। तो उनके फ्रेंच लैंग्वेज लाने की वजह से जो ओल्ड इंग्लिश थी ना, उसके अंदर फ्रेंच भी इंक्लूड हो गई, तो वो सारा मिक्सअप हो गया। तो उस मिक्सअप की वजह से यहाँ पर एक नई लैंग्वेज बनी, जो ओल्ड इंग्लिश भी थी उसके अंदर और फ्रेंच भी थी। तो उसके बाद ही जो लैंग्वेज चालू हुई वो मिडिल इंग्लिश थी। तो ये मिडिल इंग्लिश यहाँ से चालू हो जाती है चौसर के बाद। चौसर ने अधिकतर 3 भाषाओं में लिखा है, मतलब कि वो लैटिन में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है और फ्रेंच में भी लिखा है, इस वजह से। और इसके अंदर जो लैंग्वेज का सिस्टम था ना, वो 3 तरह का था। कि जैसे ओल्ड इंग्लिश जो बोला जाता था, वो एकदम वर्किंग क्लास बोलती थी, जो गाँव में रहती थी। और फ्रेंच वो बोलते थे जो नोबल लोग रहते थे, जो कोर्ट में बैठते थे। और लैटिन सबसे ऊपर रहती थी, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ चर्च और ये पादरी वगैरह रहते थे ना, ये यूज़ करते थे लैटिन लैंग्वेज का। फिर उसके बाद मेजर इवेंट है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। ये अभी हमने बात करी थी कि ब्लैक डेथ और 100 ईयर वॉर, इनकी वजह से लोगों की कमी हो गई थी। बहुत सारे लोग युद्ध में मर गए और बहुत सारे ब्लैक डेथ की वजह से मर गए। तो उसकी वजह से जो सिटी के अंदर जो लोग थे ना, तो वो कम पड़ गए। तो इसकी वजह से जो लेबर शॉर्टेज, ये लिखा हुआ है, ब्लैक डेथ की वजह से लेबर शॉर्टेज आ गए। तो अब जो गांव वाले लोग हैं तो वो सिटी में जाने लग गए। अब वो किसानी आती है उनको, और उनको कुछ भी काम बता दिया, मतलब कि सिटी में गए तो वहाँ पे कोर्ट के अंदर काम बता दिया, मिलिट्री में बता दिया, मतलब कि आर्मी में चले गए, तो उनको आता कुछ नहीं है, आता सिर्फ गांव वाली काम आते हैं, और उनको ऐसे में बिठा दिया। तो इसकी वजह से फ्यूडलिज्म में जो सिस्टम था, सामंतवाद, ये खत्म हो गया। और ये अधिकतर किसकी वजह से हुआ था? ब्लैक डेथ की वजह से, ये याद रखना। फिर लिटरेरी फीचर, एज ऑफ चौसर के लिटरेरी फीचर है कि इंग्लिश रिप्लेस्ड फ्रेंच एंड लैटिन इन लिटरेचर। ये जो है ना, इंग्लिश ने क्या किया था, फ्रेंच और लैटिन को रिप्लेस किया था लिटरेचर के अंदर। और इसका मेजर राइटर कौन था? जोफ्री चौसर, जिसके नाम पर ये एज का नाम पड़ा है। फिर एज ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन मिडिल एजेस एंड द रेनेसा। और ये जो चौसर जो एज है ना, ये ट्रांजिशनल एज है किसकी? मिडिल एजेस और रेनेसा। ये जो अभी जो चल रहा है ना, एज ऑफ चौसर, ये मिडिल में चल रहा है, मिडिल इंग्लिश के अंदर। और इसके बाद जो एक और पीरियड आएगा, मिडिल इंग्लिश रिवाइवल। और उसके बाद जो पीरियड आएगा ना, वो है रेनेसा। तो रेनेसा की और मिडिल एजेस के बीच के जो ट्रांजिशन पीरियड है, वो यही है, जोफ्री चौसर वाला। और फिर इसके अंदर था रियलिस्टिक पोर्ट्रे ऑफ एवरीडे लाइफ। मतलब कि बहुत सारे राइटर ने इसके अंदर जो एवरीडे लाइफ रहती थी ना लोगों की, कि खेती में काम कर रहे हैं या फिर वर्किंग क्लास, उनके बारे में एकदम रियलिस्टिक तरीके से बताया गया है। फिर उसके बाद सटायर ऑन चर्च एंड सोसाइटी, मतलब कि सोसाइटी और चर्च के ऊपर सटायर किया है इन्होंने, और इसमें ह्यूमर और आयरनी का भी यूज़ किया है। फिर वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लासेस, मतलब कि जो डिफरेंट सोशल क्लासेस होती है, जैसे कोई नाइट है तो नाइट की फैमिली के बारे में बता रहा है, कोई पीजेंट है, कोई किसान है, तो उनकी फैमिली के बारे में बता रहा है, उनके कैरेक्टर के बारे में बता रहा है वो। और इस एज के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था इटालियन राइटर का। इटालियन राइटर का इसलिए इन्फ्लुएंस रहा था क्योंकि हमारे जो जोफ्री चौसर है ना, जो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, तो ये एक तरीके डिप्लोमेट भी थे। ये सरकार के अंडर में काम करते थे। तो डिप्लोमेसी की वजह से ये इटली में घूमने गए थे। इटली में इन्होंने, ये वहाँ पर थे इटली के अंदर, तो इन्होंने वहाँ पे जो इटली का जो लिटरेचर है ना, वो पढ़ा, जैसे कि दांते, पेट्रार्क और बोकाशो, इनको पढ़ा इन्होंने। तो इनके पढ़ने के बाद इनको उनसे प्रेरणा लेके और इंग्लिश में इन्होंने वर्क लिखे। तो इसी वजह से इनका इन्फ्लुएंस रहा बहुत ज़्यादा। तो याद रखना कि एज ऑफ चौसर के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहा? तो वो इटालियन राइटर का रहा। और अगर हम चौसर के टाइम पे लैंग्वेज देखें तो 3 पॉपुलर डायलेक्ट थी, मतलब जो बोलियाँ रहती ना, बोलियाँ, वो 3 पॉपुलर बोलियाँ थी। तो उसमें पहली बोली है चौसर की। तो चौसर कौन सी बोलता था? लंदन्स और किंग्स इंग्लिश। क्यों? क्योंकि ये लंदन के, मतलब कि जो किंग रहता ना, उसकी कोर्ट में बैठता था, तो इस वजह से ये लंदन की इंग्लिश बोलता था, किंग्स इंग्लिश बोलते थे जो चौसर बोलता था। जो चौसर अपनी राइटिंग में लिखता था ना, वो किंग्स इंग्लिश होती है। फिर लैंगलैंड, ये लैंगलैंड भी एक राइटर है, तो इसकी डायलेक्ट थी वर्सेस्टायर इंग्लिश। और एक और है गोवन पोएट, कि
ये गोएन पोएट हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड के अंदर। तो ये जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो होती थी स्टैफोर्ड बॉर्डर्ड इंग्लिश। अगर हम आज के डेट में भी देखें तो जो पूरा यूके है ना, उसके अंदर आज भी बहुत सारी अलग-अलग डायलेक्ट बोली जाती है। अगर हम आयरिश देखें तो आयरिश बहुत डिफरेंट है इंग्लिश से। और अगर हम स्कॉटलैंड की स्कॉटिश भाषा देखें तो वो भी बहुत डिफरेंस है। और अगर हम लंदन की इंग्लिश देखें तो लंदन की इंग्लिश आज भी बहुत डिफरेंट है। तो ऐसे काम था, तो उस टाइम पे भी ये अलग-अलग रीजन में अलग-अलग बोलियाँ बोली जाती थी। लैंग्वेज तो एक ही थी इंग्लिश, बाकी जो डायलेक्ट थी ना वो 3 अलग-अलग डायलेक्ट थी चौसर के टाइम पे। अगर हम इसके मेजर राइटर देखें तो सबसे बड़ा राइटर था इसके अंदर तो जोफ्री चौसर ही होगा। पर इसके बाद जो मेजर राइटर थे वो थे फर्स्ट जॉन गॉवर। इसका टाइम पीरियड था 1330 से 1408 तक। ये चौसर का बहुत क्लोज फ्रेंड था। ये दोनों फ्रेंड थे, चौसर और जॉन गॉवर। ये कोर्ट पोएट थे, मतलब कि जो राजा का कोर्ट होता है ना उसके अंदर ये पोएट थे। और इनके 3 मेजर वर्क हैं और तीनों अलग अलग भाषा में लिखा गया है। तो फर्स्ट है मिरर डी ले ओमे। और इसका मतलब ये कुछ फ्रेंच वर्ड है तो यह प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत है। तो इसका एक और नाम है स्पेकुलम मेडिटेंटिस। इसको बोल लेते हैं, एक और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है द मिरर ऑफ मैनकाइंड। और इसको लिखा गया था एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच के अंदर। तो याद रखना इसके तीन तीन वर्क हैं और ये तीनों वर्क अलग अलग लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो पहला अगर आप नोट्स बनाओ तो उसके अंदर लिख लेना कि जो ये स्पेकुलम मेडिटेंटिस है ना, इसको फ्रेंच में लिखा गया था। पूरी फ्रेंच नहीं थी, एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच थी। और ये एक लॉन्ग सरमन इन वर्स। ये जो लॉन्ग सरमन था, मतलब कि जो उपदेश होते हैं ना, सरमन का मतलब होता है उपदेश, तो ये उपदेश था एक तरीके से। और किसका था? द मिरर ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब कि इंग्लिश ट्रांसलेशन है द मिरर ऑफ मैनकाइंड। अगर हम इसका अगर और इसका पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। जैसे कि वर्चू के ऊपर बात करता है इसके अंदर ये सरमन। रिपेंटेंस मतलब पछतावा के ऊपर। वर्जिन मेरी जो सेंट उनके थे ना, वर्जिन मेरी जैसे यीशु मसीह की माँ, उनके बारे में लिखा गया है ऐसा। फिर इनका सेकंड वर्क था वोक्स क्लेमेंटिस, द वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट। अभी जो हमने पढ़ा था पीजेंट रिवोल्ट, ये जो पीजेंट रिवोल्ट है ना, इसके ऊपर अगर किसी ने कोई पूछ ले कि पीजेंट रिवोल्ट के ऊपर किसने वर्क लिखा है, तो वो लिखा है जॉन गावर ने। ये जो वोक्स क्लेमेंटिस है ये पीजेंट रिवोल्ट के ऊपर ही बेस्ड है। और ये एक ड्रीम एलेगरी है। ड्रीम एलेगरी मतलब कि जो कोई बंदा सो गया है और फिर वो ड्रीम देख रहा है और उसके ऊपर लिखा गया है। इस तरीके से जो स्टोरी लिखते हैं ना उसको ड्रीम एलेगरी बोलते हैं। तो ये द वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है द वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट, वोक्स क्लेमेंटिस। इसको लिखा गया था 1377 से 1381। और याद रखना ये लैटिन में लिखा गया था। ये स्पेकुलम मेडिटेंटिस फ्रेंच, वोक्स क्लेमेंटिस लैटिन। और ये किसके ऊपर बेस्ड था? पीजेंट रिवोल्ट के ऊपर। 1381 के पीजेंट रिवोल्ट के ऊपर बेस्ड था। फिर थर्ड था कन्फेशियो अमांटिस। इसको इंग्लिश में लिखा गया था और वो भी कौन सी? मिडिल इंग्लिश में। मिडिल इंग्लिश के अंदर कन्फेशियो अमांटिस को लिखा गया था। और इसका टाइम पीरियड था 1386 से 1390। और इसका लाइंस थे 33,000 ऑक्टासिलेबिक लाइंस। ऑक्टासिलेबिक मतलब कि 8 लाइन इन लाइन, मतलब कि 8 सिलेबस। जो ये सिलेबस है जैसे लेंग लैंड, इसके अंदर 2 सिलेबल है। ये एक लेंग और एक लैंड, ये 2 सिलेबस है। ऐसे करके इसके अंदर 8 सिलेबल इन लाइन, एक लाइन के अंदर 8 सिलेबल होंगे, उसको ऑक्टा सिलेबिक लाइन बोलते हैं। और ये कन्फेशियो अमांटिस किसकी रिक्वेस्ट पे लिखा गया था? तो ये लिखा गया था किंग रिचर्ड सेकंड की रिक्वेस्ट के ऊपर लिखा गया था। नेक्स्ट राइटर है विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड के बारे में हमें बहुत कम मालूम है, कि इनकी लाइफ के बारे में हमें जानकारी ज़्यादा नहीं है। और इनका टाइम पीरियड था 1332 से 1386 तक। और ये लास्ट पोएट थे जो एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज के अंदर लिखते थे। जो ओल्ड इंग्लिश थी ना उसके अंदर लिखने वाले लास्ट पोएट थे। और इनकी लाइफ के बारे में हमें बहुत कम मालूम है। और ये विजनरी पोएट थे। और इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है पियर्स प्लोमैन। और ये हम अभी भी श्योर नहीं है कि ये वर्क इन्होंने लिखा है। बाकी बहुत सारे जो लोग हैं ना उनका मानना है कि ये वर्क विलियम लैंगलैंड का ही है। और इसका टाइम पीरियड है ये 1370 से 1390 के बीच में लिखा गया है। और ये एक एलेगोरिकल पोएम है। एलेगोरिकल मतलब कि कुछ जो कहानियाँ होती है ना उनको किसी घटना या फिर किसी चीज़ के रूप में जोड़ के दिखाया जाता है। जैसे कि एलेगोरी का मतलब होता है रूपक।
जैसे कि अगर आपने एनिमल फार्म देखी है ना, एनिमल फार्म, तो उसके अंदर जो फार्म होते हैं ना उसको रूस बताया गया है। जो रशिया है ना उसको पूरा पूरे रशिया को फार्म की तरफ बताया गया है। और जो एनिमल है ना उसको जो पॉलिटिकल जो लोग रहते थे ना उनकी तरह बताया गया है। तो इसे ऐसी जो पोएम होती है ना या फिर ऐसी जो स्टोरी होती है उनको एलेगोरिकल पोएम बोला जाता है। और ये सटायर था 14th सेंचुरी के अंदर, जो उस टाइम पे जो चल रहा था ना, कि जैसे कि एक्लेस्टिकल करप्शन, जो चर्च के अंदर जो करप्शन चल रहा था, तो उसके ऊपर सटायर था ये। उस टाइम जो सोसाइटी थी ना उसके ऊपर ये सटायर किया गया था। तो ये एक्लेस्टिकल मतलब कि जो चर्च होता है ना, चर्च से रिलेटेड ही एक्लेस्टिकल होता है। इस वर्ड का ध्यान रखना है, आगे बहुत बार देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद है द ग्वेन पोएट। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं अच्छे से। इसके अंदर जो पर्ल पोएट और ग्वेन पोएट, और अगर हम इसका देखें कि ये कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे तो ये स्टेफोर्ड बॉर्डर्ड इंग्लिश यूज़ करते थे। तो इसकी मेजर मेजर पोएम है पर्ल। ये एलेजिक ड्रीम विजन पोएम है। एलेजिक मतलब कि जो किसी के मरने पर लिखी जाती है। फिर क्लीननेस, ये एलिटरेटिव पोएम है प्यूरिटी के ऊपर। फिर उसके बाद है पेशेंस और सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट। ये पेशेंस और ये ग्रीन नाइट, ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये आर्थुरियन लीजेंड के ऊपर है। जो आर्थर था ना, किंग आर्थर, उसके ऊपर, उसके और उसके नाइट के ऊपर, और उसकी तलवार जो एक्स कैलिबर थी, और उसकी जो राउंड टेबल होती ना उसके ऊपर बताए गए, उसके अंदर जो कहानियां है ना उसके ऊपर बेस्ड है इसकी कहानियां। तो ये ग्वेन पोएट है। मतलब कि ये किसने लिखी है अभी हमें पता नहीं है, ये चारों पोएम को किसने लिखी, ये एनोनिमस पोएम है ऐसा। फिर उसके बाद जो मेजर राइटर है वो है जॉन वाइक्लिफ। ये जॉन वाइक्लिफ ये ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन का काम करते थे। और इनका टाइम पीरियड है 1320 से 1384। और इन्होंने मेजर जो ट्रांसलेशन किया है वो वाइक्लिफ बाइबल, जो कब ट्रांसलेट की थी इन्होंने 1382 से 1384 तक इन्होंने इसे ट्रांसलेट किया था इसके बीच में। पर इस टाइम पे जो इनके साथ जो ट्रेजिडी हुई, कि मतलब कि उस टाइम पे जो एक्लेस्टिकल जो चर्च वाले लोग रहते थे ना उनका मानना था कि जो धार्मिक किताबें होती है जैसे कि बाइबल, जो इनके इसमें पवित्र मानी जाती है बाइबल, उसका ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसका ट्रांसलेशन कर देंगे तो आम लोग भी उसे पढ़ लेंगे, और ये ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए ये सिर्फ बाइबल को लेटिन के अंदर ही रखना चाहते थे। जो लेटिन जो भाषा होती है ना ये बहुत टफ होती है और हर कोई पढ़ नहीं सकता है। तो इंग्लैंड वाले लोग चाहते थे कि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके और सब लोग पढ़ सकें। तो इन्होंने वाइक्लिफ जो है ना, जॉन वाइक्लिफ, इन्होंने इसे ट्रांसलेट किया। और इनके ट्रांसलेट करने के बाद जो चर्च ने है ना मतलब पैगाम निकाला कि इन्हें मार दो, पर उससे पहले ये मर चुके थे तो इनको जो दफना दिया गया। और इनको दफनाने के बाद जो फिर चर्च वाले लोगों ने इन्हें इनकी कब्र में से बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद इन्हें फिर वापस जलाया गया, वो दिखाने के लिए कि ये इन्होंने पाप किया है, इन्होंने गुनाह किया है, तो उन्हें सजा मिली, मरने के बाद भी इन्हें सजा दी गई। तो इनके साथ ये ट्रेजेडी हुई थी। फिर उसके बाद होते हैं सर जॉन मेंडेविल। ये 14th सेंचुरी के पोएट है। और इनका ये ट्रेवलॉग थे, मतलब कि जो ट्रेवल करते थे वो लिखते थे ना, तो ये सर जॉन मेंडेविल ट्रेवलॉग थे। इनकी बहुत ही फेमस बुक है एक, द ट्रेवल ऑफ सर जॉन मेंडेविल 1356। इसके अंदर इन्होंने कुबला खान जो है ना, कुबला खान जो आज चंगेज खान का जो वंशज है, जो मंगोलिया के अंदर आता है, तो उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है, द ट्रेवल ऑफ सर जॉन मेंडेविल। तो उसके अंदर ये कहाँ कहाँ गए थे वो सारी जानकारी इन्होंने इस बुक के अंदर दी है। और अगर हम इसी टाइम पीरियड के और भी बहुत बड़े बड़े फेमस राइटर के बारे में देखें जो दूसरे देशों में थे, जो विदेशी थे इनके लिए, यूरोप के अंदर, तो उसमें सबसे पहला नाम है दांते एलिगरी। इनकी एक बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर सबसे फेमस बुक है द डिवाइन कॉमेडी। ये दांते की बुक है। और उसके बाद आता है जियोवानी बोकाशियो। बोकाशियो भी बहुत फेमस राइटर है। और ये जो राइटर है ना, ये चारों राइटर, इन्हीं का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था अपने जोफ्री चौसर के ऊपर। तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। वैसे ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर नहीं है, वर्ल्ड लिटरेचर के राइटर है। अब मैंने ये दिखाने के लिए डाला है इनको कि जो जिस टाइम पे जोफ्री चौसर था ना उस टाइम पे ये कौन से बड़े बड़े राइटर थे वर्ल्ड के अंदर, तो ये राइटर थे। उसके बाद अगर हम देखें अब जोफ्री चौसर, तो ये जो जोफ्री चौसर है ये फादर है इंग्लिश लिटरेचर के। और इनका जो बर्थ हुआ है ना वो 1343 में हुआ था।
तो 1343 से इनका बर्थ है और 1400 तक ये जिए थे। अगर हम इस एज के बारे में बात करें तो वो एज 1340 से मानी जाती है, क्योंकि अगर हम एक राउंड फिगर लेके चलते हैं इसलिए। तो इसके बारे में आप इसे पढ़ सकते हैं कि ये इंग्लिश पोएट थे, ये राइटर थे, सिविल सर्वेंट थे, और ये इनकी बहुत ही फेमस जो पोएम है ये कैंटरबरी टेल्स इसके लिए फेमस थे। और ये लिखा है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इनको बोला जाता है, और इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बोला जाता है। आप ये अलग से नोट बना के लिख सकते हैं, ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जो 100 ईयर वॉर था ना, उसके उसमें भी इन्होंने लड़ाई करी थी, और ये कहाँ-कहाँ गए थे इसकी वजह से, फ्रांस फ्रांस गए थे, स्पेन गए थे और इटली गए थे। और इसके अंदर इन्होंने फाइट भी की थी। अगर हम इनकी रॉयल सर्विसेज देखें तो इन्होंने 3 राजा के अंडर में काम किया है। 3 राजा कौन? पहला जो इनका अर्ली एज है उसके अंदर इन्होंने एडवर्ड थर्ड के अंदर काम किया है। फिर सेकंड है रिचर्ड सेकंड के अंदर काम किया है, जो बीच वाली एज है इनकी। फिर लास्ट में जो इनके फाइनल डेज थे ना, उसके अंदर इन्होंने हेनरी फोर्थ के अंदर काम किया है। ये 3 राजाओं के राज में रह चुके हैं और तीनों राजाओं के लिए लिख भी चुके हैं। फिर उसके बाद अगर हम इनके करियर के बारे में देखें तो इनका जो पूरा करियर है ना, जो लिटरेरी करियर है, उसको हम 3 भाग में डिवाइड करके देखते हैं। पहला भाग है द फ्रेंच फेज। जो फर्स्ट फेज है उसको फ्रेंच फेज बोलते हैं, फिर इटालियन फेज बोलते हैं, फिर उसके बाद जो आएगा इंग्लिश फेज। तो इन्होंने 3 फेज में इनका लिटरेरी करियर है। तो इस करियर के अंदर जो इनका फ्रेंच के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस रहा था कि इन्होंने फ्रेंच वर्क बहुत सारे पढ़े, जैसे कि रोमन डेला रोज पढ़ा इन्होंने, और इन्होंने इसकी बहुत सारी कॉपी भी करी, कि जैसे इनके वर्क के अंदर जो इनका मेजर वर्क है ना, द रोमाउंट ऑफ द रोजेस, इनको इन्होंने फ्रेंच के अंदर ही कॉपी करा है, मतलब कि इसके अंदर से इन्फ्लुएंस लेके इन्होंने खुद से लिखा है। और इसके अंदर और कौन से वर्क है, तो वो है द बुक ऑफ द डचेस। ये दोनों वर्क जो फ्रेंच फेज के इन्फ्लुएंस में लिखे गए थे। फिर उसके बाद द इटालियन फेज। तो इन फेज के पीरियड के नाम है, मतलब जो फ्रेंच फेज था वो इनका अर्ली पीरियड, अर्ली करियर के टाइम पे था। फिर सेकंड जो था ना इटालियन फेज, ये 1372 से 1385 तक चला था। तो इसके अंदर इनका किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, तो ये दांते एलिगरी, फ्रांसिस फ्रांसिस्को पेट्राक और जियोवानी बोकाशियो। ये जो फ्रांसिसो पेट्राक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है। इन्होंने सोनेट का इन्वेंशन किया था। इन्होंने सोनेट बहुत ज़्यादा लिखी थी, और इसकी वजह से इंग्लिश में आज भी हमें सोनेट देखने को मिलती है। तो इनका इन्फ्लुएंस रहा था इन तीनों राइटर का। तो इसके इनके इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने लिखा था ट्रोइलस एंड क्रिसेडा। ये इन्होंने बोकाशियो के फिलोस्ट्रेटा से लिखा गया है। ये ट्रोइलस एंड क्रिसेडा जो वर्क है ना, इन्होंने ये इटालियन इन्फ्लुएंस के अंदर लिखा था। और इनका एक और वर्क है द हाउस ऑफ द फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ये वर्क भी इटालियन फेज के टाइम पे लिखा गया था। फिर उसके बाद आता है इंग्लिश फेज। ये जो इंग्लिश फेज है ना, इनके लास्ट डेज के अंदर था, मतलब कि 1385 से 1400 तक चला। तो इसके अंदर इन्होंने जो इंग्लैंड की जो रूरल, जो आम एवरीडे लाइफ होती है लोगों की, रूरल और जो सिटी के अंदर रहते हैं, उनके बारे में बहुत सारा लिखा है। और बहुत सारों ने इनसे रिक्वेस्ट भी की थी वर्क लिखने के लिए, तो इन्होंने लिखा है। और इनका जो मेजर वर्क है ये इंग्लिश के अंदर, वो है द कैंटरबरी टेल्स। ये आज भी बहुत फेमस वर्क है, और ये इंग्लिश लिटरेचर का एक, मतलब पहले की ये टाइम पे ये बहुत फेमस था, और आज भी है। आज भी बहुत सारे इससे इन्फ्लुएंस होकर लिखते हैं, जैसे हमारे शेक्सपियर ने लिखा, जॉन डन ने लिखा, बहुत सारों ने लिखा। और एक और वर्क है इनका इंग्लिश के अंदर, द लीजेंड ऑफ द गुड वुमन। ये भी इंग्लिश फेस का वर्क है। अगर हम जोफ्री चौसर के सारे वर्क देखें तो इसमें पहला वर्क है द रोमांट ऑफ द रोजेस। तो ये वर्क कब लिखा गया था, तो ये वर्क लिखा गया था 1360 से 1370 के बीच के अंदर लिखा है। इसकी थीम क्या थी, क्वार्टरली लव, साइकोलॉजिकल एलेगरी एंड ह्यूमन डिजायर। तो इसको भी लिखा गया था ऑक्टासिलेबिक वर्ड्स के अंदर, जो मतलब होता है ना 8 सिलेबल इन लाइन, 8 सिलेबल होते हैं एक लाइन के अंदर। तो इसके अंदर क्वार्टरली लव जैसे नाइट वगैरह के ऊपर ही लिखा गया था। फिर सेकंड वर्क है द बुक ऑफ द डचेस। द बुक ऑफ द डचेस है ना, ये ड्रीम एलेगरी है, और ये कितनी लाइन में बनी लिखी गई है, 1334 लाइन के अंदर, और ये भी ऑक्टासिलेबिक वर्ड्स है। और इसका डेट है 1368 से 1370 के बीच में लिखा गया था। और आप अगर इनमें याद रखना ना, इनके वर्क के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना अंदर से कोई नहीं पूछता। सिर्फ वो पूछता है कि जैसे कि द रोमांट ऑफ द रोज, ये कब लिखा गया था, किस बीच में लिखा गया था,
और इसके अंदर लाइन कौन सी लिखी गई थी। मतलब आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना कि जो हमारा जोफ्री चौसर है ना, वो अधिकतर ओक्टासिलेबिक वर्ड्स का यूज करता था। तो इसके अंदर भी यही है, और इनकी थीम वगैरह कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। फिर उसके बाद है थर्ड वर्क, अन एबीसी द प्रेयर ऑफ आवर लेडी। तो इसकी थीम थी रिलीजियस डिवोशन, डिवाइन मर्सी, फॉरगिवनेस एंड सल्वेशन। ये थीम वगैरह समरी वगैरह मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी डाली है, बाकी आप बस ये नाम आइडेंटिफाई कर लो। क्वेश्चन के अंदर ऐसे पूछ सकते हैं कि 3 वर्क किसी और राइटर के दे देंगे, या फिर 3 वर्क इनके दे देंगे और एक किसी और का डाल देंगे, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्क इनका नहीं है। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनसे, क्योंकि ये बहुत ओल्ड इंग्लिश से बहुत कम आते हैं और मिडिल इंग्लिश से भी बहुत कम आते हैं। रेनेसा के बाद जितने पीरियड आएंगे, जितने राइटर रहेंगे, जितने मेजर राइटर रहेंगे ना, उनसे बहुत ज़्यादा वर्क पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट वर्क है द हाउस ऑफ फेम। सॉरी, इसकी लाइन है 2158 लाइन है हाउस ऑफ फेम की। फिर नेक्स्ट वर्क है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये भी ड्रीम विजन पोएम है। ये फीमेल मार्टेडम, मतलब कि जो फीमेल मार्टेडम में होता है, मार्टेडम का मतलब होता है जो शहीद हो जाता ना, जो धर्म के लिए या फिर देश के लिए शहीद हो जाता, उनके लिए मार्टेडम का यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर सिर्फ किसके लिए शहीद हुए थे, धर्म के लिए शहीद हुए थे, तो उसके ऊपर लिखा गया है ये वर्क। तो ये फीमेल मार्टेडम के ऊपर लिखा गया था। फिर आता है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। इसका टाइम पीरियड है 1380 से 1382, और इसकी थीम है नेचुरल लॉ, वेराइटीज ऑफ लव, सोशल क्लास हियरार्की। मतलब कि जो कोर्ट के अंदर जो अपर क्लास होती है और जो लोअर क्लास होती है ना, उसके बीच की जो हियरार्की होती है ना, ऊंच नीच, उसके बारे में बताया गया है। फिर आता है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। इसका टाइम पीरियड है 1382 से 1386, ये इसका टाइम पीरियड है। और ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताता है ये वर्क, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। और इसको आप याद रख लेना, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा हमें एक और वर्क में देखने को मिलेगा, इलियाड की। जो अभी जो मूवी आई है ना, ओडिसी, वो भी ट्रोजन वॉर के ऊपर बेस्ड है। वो ट्रोजन वॉर के 10 साल बाद की कहानी है। मतलब कि जो ट्रोजन वॉर खत्म होने के बाद की कहानी जो होती ना, वो ओडिसी है। और उससे पहले जो वॉर थी ना, वो ट्रोजन वॉर थी। तो उससे पहले जो 10 साल थे ना, उसकी कहानी है ट्रोइलस एंड क्रिसेडा के अंदर। फिर उसके बाद है एनेलिड एंड आर्काइट। इसका टाइम पीरियड है 1379 से 1380 तक। फिर उसके बाद आता है अ ट्रीटीज ऑन द एस्ट्रोलॉब। इसका टाइम पीरियड है, ये कब लिखा गया था, 1391 के अंदर लिखा गया था। ये साइंस के ऊपर वर्क था ये, एस्ट्रोनॉमी साइंस के ऊपर जो वर्क है ना, वो है ट्रीटीज ऑन द एस्ट्रोलैब। फिर इनका सबसे ज़्यादा मेजर वर्क है, जो सबसे बड़ा वर्क है और इंग्लिश लिटरेचर का एक मैग्नम ओपस है। तो इसको कब लिखा गया था, आप इसे याद रखना कि 1387 में चालू किया था, और ये इनकी जो लास्ट डेथ है ना, इनका जो डेथ तक लिखा गया था, मतलब कि चौसर की डेथ तक इसे लिखा गया था। ये कभी कंप्लीट नहीं हो सका, ये अनफिनिश्ड वर्क है। मतलब कि ये 25% भी कम कंप्लीट नहीं हुआ था, उससे पहले ही जोफ्री चौसर मर गए और इसे अधूरा छोड़ गए। इसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, तो इसको मिडिल इंग्लिश, जो लंदन डायलेक्ट थी ना, उसके अंदर लिखा गया था, किंग्स इंग्लिश के अंदर लिखा गया था। और इसकी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेटिंग कब थी इसकी, तो इसकी सेटिंग थी अप्रैल। उस टाइम पे मतलब कि स्प्रिंग मॉर्निंग स्टार्स स्टार्स, मतलब ये लिखा गया है। हाँ, तो इसे अप्रैल के टाइम पे जो वहाँ पे गर्मियाँ होती है, तो वो गर्मियों में ये क्या करते हैं कि वहाँ पर जो लंदन और यूरोप है ना, उसके अंदर ठंडी ज़्यादा पड़ती है। तो उनके यहाँ जब जैसे ही अप्रैल के टाइम पे आता है, तो थोड़ी थोड़ी धूप आने लग जाती है और गर्मी आने लग जाती है ना, तो उस टाइम पे ये लोग घूमने निकलते हैं, या फिर कहीं चर्च में जाते हैं, किसी मतलब धार्मिक स्थान पर जाते हैं ना, तो ये वहीं पर जा रहे थे। तो ये अप्रैल में स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर जा रहे थे, ये कैंटरबरी जा रहे थे, जो सेंट थॉमस बकेट है ना, उनकी कब्र पर जा रहे थे। तो ये याद रखना ऑब्जेक्टिव क्या था इनका वहां जाने का, तो ये कहाँ जा रहे थे, थॉमस बेकेट की कब्र पर। जो मतलब कि एक आर्ची बिशप थे, मतलब ये जो सेंट थॉमस बकेट थे ना, ये आर्ची बिशप थे। जो इनको ये मार्टरडम थे, मतलब इनको मार दिया गया था, ये शहीद हो गए थे धर्म के लिए। कब हुए थे, 1170 के अंदर। तो उनके कब्र पर ये जा रहे थे। और चौसर का इसके अंदर क्या गोल था, मतलब कि क्या इरादा था उनका, तो उनका इरादा था कि वो 30 पिलग्रिम थे,
तो इनका इरादा था कि 4-4 स्टोरी सारे पिलग्रिम सुनाएंगे। तो 4 स्टोरी ईच, मतलब कि हर एक बंदा 4 स्टोरी सुनाएगा, 2 जाते टाइम और 2 आते टाइम। तो ऐसे करके 120 स्टोरी बन जाएगी। तो इनका प्लान था कि 120 स्टोरी लिखने का, पर ये लिख नहीं पाए। और ये कितनी लिख पाए, तो सिर्फ 24 ही लिख पाए ये, और उससे पहले इनकी डेथ हो गई। और इन्होंने एक जनरल प्रोलॉग प्रोलॉग भी लिखा है, मतलब जनरल प्रोलॉग मतलब कि जो स्टोरी से पहले जो इन्होंने सबके बारे में बताया, जो 30 पिलग्रिम है ना, इनके बारे में इन्होंने डिटेल में बताया कि कौन कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसा। और इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, द होस्ट रोल, हेरी बेली। ये जो होस्ट है ना, ये हेरी बेली होस्ट होता है एक, मतलब कि इन यानी जैसे कि होटल वगैरह होते हैं ना, तो उसका मालिक होता है हेरी बेली, ये कैंटरबरी टेल के अंदर है। और ये कैंटरबरी टेल की कैरेक्टर है। तो ये जो जोफरी चौसर का, आप ये ध्यान रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और आप इसे अच्छे से एक बार और किसी और यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर इसे देख सकते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर ने बनाए हुए हैं इसके ऊपर, या फिर इसके ऊपर एनिमेशन सीरीज भी देख सकते हैं आप। तो अभी हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा वर्क है, और हम इसे स्टार्ट करेंगे तो 1-1.5 घंटा इसे समझाने में चला जाएगा। आप इसमें बस ये याद रखना कि इसमें मेजर मेजर कैरेक्टर कौन से हैं, जैसे द नाइट। ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है इसके अंदर, कैंटरबरी के अंदर। ये जोफ्री चौसर के साथ जाता है। ये 30 जो 30 पिलग्रिम रहते हैं ना, पिलग्रिम का मतलब होता है कि जो धार्मिक स्थान पर जाते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं, मतलब पिलग्रिम बोलते हैं उनको। तो वैसे, तो द नाइट होता है, द वाइफ ऑफ पाथ, द पार्डनर, ऐसे करके 30 यात्री होते हैं, यात्री होता है मतलब, है ना। तो आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं, और अगर आप इसमें से भी रीडिंग मारना चाहें तो मैंने अच्छे से नोट बना दिए हैं, आप इसमें से देख सकते हैं। ये था एज ऑफ चौसर, जो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास जो हम देखेंगे ना, वो हम देखेंगे मिडिल इंग्लिश रिवाइवल, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1400 से 1500 तक। तो अभी हमने 450 से चालू किया था और 1400 तक कंप्लीट कर लिया है। लगभग लगभग हमने 700-800 ईयर का कंप्लीट कर लिया है। अगर हम अब, जो ये चल रहा था ना, ये मिडिल इंग्लिश का चल रहा था। अब मिडिल इंग्लिश के अंदर सिर्फ एक लास्ट एज बची है, मिडिल इंग्लिश रिवाइवल। उसके बाद जो है ना, मिडिल इंग्लिश पीरियड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नया पीरियड, जो मेन पीरियड रहेगा वो रेनेसा रहेगा। फिर रेनेसा के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पीरियड चालू होंगे, जैसे एलिजाबेथन एज, जेकोबिन एज। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट एज है। अभी तक जो ये चल रहा था ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। बाकी ये क्रोनोलॉजी के लिए आपको हिस्ट्री का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए हमें ये पढ़ना पड़ता है। तो ये हमने जो चौसर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही हो, अगर वीडियो पसंद आए हैं, और हमारे पीडीएफ वगैरह जो हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहें। अगर आपको ये जो नोट्स है, ये जो सारे नोट्स है ना, अगर ये चाहिए हो, तो आप टेलीग्राम चैनल है हमारा लिटरेचर स्केच का, उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए, तो आप हमें कमेंट कर दें, या फिर हमारे इंस्टाग्राम जो चैनल है ना, उस पर हमें डीएम कर दें, हम पर्सनली आपसे बात कर लेंगे। और अगर टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा ना, तो हम आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, आप उसकी टेंशन मत लेना। और ये ऐसे ऐसे ही सारे पीडीएफ मिलेंगे आपको, हर एक पीरियड के, हर एक लेक्चर के पीडीएफ ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिडिल इंग्लिश रिवाइवल के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।